हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपने अन्य वीडियो नहीं देखा इस कोर्स का तो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। और आज हम पढ़ने वाले जेंडर बायस के बारे में और कौन कौन से यहाँ पे कक्षा में व्यक्ति को किस तरह से पक्षपात में सामना करना पड़ता है और इसकी व्याख्या करें, ये हमारा सवाल है। और जेंडर बायस को और क्या नाम देते हैं, इसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लैंगिक पूर्वाग्रह अर्थात किसी लिंग विशेष पुरुष या महिला के प्रति एक निश्चित सोच बना लेना लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है। देखिए, आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में देखते होंगे, आप किसी व्यक्ति को देख के बोलते होंगे कि यार ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, या ये तो इससे कुछ होगा ही नहीं। और असल में ऐसा होता नहीं है, वो अच्छे से काम को कर लेता और आपसे ही बेहतर तरीके से कर सकता हो। तो यही एक सोच होता है जिससे आप दूसरे के प्रति आप बना लेते हो अपने मन में। तो यही एक जेंडर बियास कहलाता है, जो आप किसी के प्रति एक निश्चित सोच बना लेते हो बिना कुछ जांचे परखे। जैसे कि पुरुष स्त्री से अधिक बुद्धिमान होते हैं और लड़कों को विज्ञान पढ़ना चाहिए, लड़कियों को गृह विज्ञान। तो इस तरह का सोच नहीं रखना चाहिए। नौकरी करना लड़कों का काम है और लड़कियां डांस अच्छी करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इस तरह का जो सोच होता है वो लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। तो इस तरह का सोच नहीं रखना है, आपको फ्लेक्सिबल रहना है, लचीलापन। उसके बाद है, जबकि सत्य यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई भी कार्य कर सकता है, अर्थात ना कि कोई कार्य किसी लिंग के व्यक्ति के लिए निश्चित है। लैंगिक पूर्वाग्रह से हमारा अभिप्राय बालक एवं बालिका में व्याप्त लैंगिक असमानता से है। इसमें बालक एवं बालिकाओं में उनके लिंग के आधार पर भेद किया जाता है, जिसके कारण बालिकाओं को समाज में, शिक्षा में एवं पालन पोषण में बालकों से कम रखा जाता है, जिससे वो पिछड़ जाती हैं। यही लैंगिक पूर्वाग्रह है, क्योंकि बालिकाओं एवं बालकों में यह विभेद उनके लिंग के आधार पर किया जाता है। प्राचीन काल से ही बालकों को श्रेष्ठ कुल का नाम आगे बढ़ाने वाला माना जाता है, जिसके कारण बालिकाएं उपेक्षा का पात्र बनती है। इस प्रकार प्राचीन मान्यताएं, सामाजिक कुप्रथाओं आदि के कारण लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव लिंगीय विभेद कहलाता है। तो आप देखते होंगे कि आपके घर में भी कहीं पाया जाता होगा या आस पड़ोस में कि लड़की को अच्छे से पढ़ने नहीं दिया जाता है, बाहर नहीं भेजा जाता है पढ़ने लिखने के लिए, और लड़कों को खुली छूट होती है, कहीं पे भी आ जा सकते हैं। तो वही यहाँ पे फ्रेंड लिंगीय विभेद हो जाता है यहाँ पे जेंडर में। उसके बाद है लैंगिक पूर्वाग्रह के अर्थ एवं परिभाषा। पूर्वाग्रह का अर्थ है पूर्व निर्णय है, अर्थात किसी मामले के तथ्यों की जांच किए बिना ही राय राय बना लेना या मन में निर्णय ले लेना, अर्थात लैंगिक पूर्वाग्रह का अर्थ है। पूर्वाग्रह यानी कि पूर्व पूर्व का मतलब होता है पहले। तो आप कोई भी एक किसी को देख के पहले से सोच बना लेते हो, तो वही पूर्वाग्रह नॉर्मल आप समझ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्री ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर लैंगिक पूर्वाग्रह के निम्नलिखित परिभाषा दिए हैं। तो देख सकते हैं कौन कौन से महावैज्ञानिक ने दिया हुआ है। प्रोफेसर S K दुबे के अनुसार लैंगिक पूर्वाग्रह का तात्पर्य उन कल्पनाओं, विचारों, झुकाव एवं प्रवृत्तियों से होता है जो समाज द्वारा रूढ़िबद्धता एवं प्राचीन परंपराओं के रूप में स्वीकृत होती है एवं उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कोई भी लैंगिक पूर्वाग्रह का तात्पर्य होता है कल्पना, विचारों, झुकाव एवं प्रवृत्तियों से होता है, उसके कारण वहाँ पे लैंगिक विभेद किया जाता है और इसका कोई यहाँ पे वैज्ञानिक आधार नहीं होता है, कोई सटीक कारण नहीं होता है। उसके बाद है श्रीमती R K शर्मा के अनुसार लैंगिक पूर्वाग्रह स्त्री पुरुष के मध्य अधिकार तथा शक्तियों का अवैज्ञानिक तथा अतार्किक विभाजन है, जो कि स्त्री वर्ग को दुर्बल तथा निम्न स्तरीय बताने का प्रयास करते हैं एवं पुरुष वर्ग को प्रधानता की ओर प्रवृत्त करते हैं। तो ये भी सेम बात कहा जा रहा है, इसमें कोई इसका ठोस कारण नहीं है, कोई इसमें तर्क नहीं है और कोई इसमें अवैज्ञानिक रूप से इसको माना जाता है और पुरुष वर्ग को प्रधानता की ओर प्रवृत्त किया करते हैं। उसके बाद है लैंगिक पूर्वाग्रह के कारण। क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके, जैसे कि प्राचीन मान्यताएं बहुत पहले से जो चली आ रही हैं। अर्थववेद में यह कहा गया है कि स्त्री को बाल्यावस्था में पिता के, युवावस्था में पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। तो अर्थवेद में कहा गया है कि जो कोई स्त्री होता है
तो उसको बाल्यावस्था में पिता के साथ रहना चाहिए और युवावस्था में पति के साथ रहना चाहिए और वृद्धावस्था में पुत्र के साथ रहना चाहिए। उसके बाद है माता पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए भी पुत्र की आवश्यकता पड़ती है। इन सब मान्यताओं के कारण माता पिता पुत्र की चाह करते हैं। उसके बाद है पुरुष प्रधान समाज। तो भारत एक पुरुष प्रधान समाज है। हम जानते हैं कि भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। बच्चों के नाम के आगे पिता का नाम लगाया जाता है। लड़की को शादी के बाद पति के घर पर ही जाकर रहना पड़ता है। उसके नाम के आगे उसके पति का ही नाम लगता है। पिता की संपत्ति भी पुत्रों को मिलती है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद है संकीर्ण विचारधारा। लोगों की संकीर्ण विचारधारा लड़के तथा लड़की में भेद का एक कारण है। लोगों का मानना है कि लड़के माँ बाप की वृद्धावस्था का सहारा बनेंगे, वंश को आगे बढ़ाएंगे, उन्हें पढ़ाने लिखाने से घर की उन्नति होगी, जबकि लड़की को पढ़ाने लिखाने में धन एवं समय की बर्बादी होगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों का विचारधारा है कि लड़की को हम पढ़ाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, उससे कोई पैसा खर्च होगा, समय बर्बादी होगा, लेकिन लड़के को पढ़ाएंगे तो वहाँ पे उन्नति होगा और वंश आगे बढ़ेगा। उसके बाद है मनोवैज्ञानिक कारक। प्रारंभ से ही स्त्रियों के मन मस्तिष्क में यह बात बैठ जाती है कि पुरुष महिलाओं से अधिक श्रेष्ठ हैं, इसलिए उन्हें पुरुषों की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए। पुरुष के बिना स्त्रियों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहीं पे मनोवैज्ञानिक कारक बता रहे कि यहाँ पे अगर कोई भी पुरुष है तो बिना पुरुष के स्त्रियों का कोई भी अस्तित्व नहीं होता, उनका कोई पहचान नहीं होता है। कोई भी स्त्री होता है तो पुरुष के कारण ही स्त्री का पहचान किया जाता है। तो यही सब बताया जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद है जागरूकता का अभाव। जागरूक नहीं होते लोग, इसी कारण वह गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो शिक्षा की कमी के कारण अभी भी ग्रामीण इलाकों में जागरूकता का अभाव है और ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों का क्षेत्र घर एवं बच्चों की देखभाल तक ही है, इसलिए उन्हें ज़्यादा शिक्षा दिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे मेनली ज़्यादातर जो छोटे विलेज होते, गांव होते, ग्रामीण इलाके, उसी में अजागरूकता का अभाव दिखता है। वहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं और वो जल्दी से छोटी उम्र में काम करना शुरू कर देते हैं। इसी कारण वहाँ पे शिक्षा नहीं पहुँच पाता है और जागरूकता का अभाव पैदा हो जाता है वहाँ पे। उसके बाद है बाल विवाह। बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के चलते बालिकाओं को कम उम्र में शादी करके विदा कर दिया जाता था और उनसे पढ़ने एवं आगे बढ़ने के अधिकार छीन लिए जाते थे। तो काफ़ी ज़्यादा मुख्य फैक्टर है यहाँ पे बाल विवाह। छोटी उम्र में शादी कर दिया जाता था जो पढ़ने लिखने का उम्र होता है, तो इस कारण भी यहाँ पे विभेद किया जाता है। उसके बाद है गरीबी। गरीबी भारत का बहुत बड़ा अभिशाप है। बालकों को बालिकाओं से अधिक प्राथमिकता इसलिए दी जाती है क्योंकि वे बड़े होकर आर्थिक जिम्मेदारियों का बोझ बांटने का कार्य करेंगे। उसके बाद है सुरक्षा के कारण। प्रकृति ने स्त्री को मानसिक तौर पर बहुत मजबूत बनाया है, फिर भी शारीरिक तौर पर वह पुरुषों से कमज़ोर है। इसलिए यह समझा जाता है कि स्त्री को हमेशा पुरुष के सहारे की आवश्यकता है। सुरक्षा के कारण यहाँ पे आप देखते होंगे कोई भी पुरुष है तो अच्छे से सुरक्षा कर सकता है कोई भी स्त्री का, लेकिन स्त्री जो है पुरुष का सुरक्षा नहीं कर सकती है। उसी बात को यहाँ बतलाया जा रहा है। उसके बाद है सरकारी उदासीनता। सरकार लिंग में भेदभाव करने वाले लोगों के साथ सख्त कार्रवाई नहीं करती है, जिसके कारण चिकित्सालयों एवं निजी अस्पतालों में भ्रूण की जांच एवं कन्या भ्रूण हत्या का कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे सरकार ध्यान नहीं दे रही इन सब चीज़ पे। हॉस्पिटल सब में क्या होता है, गोपनीय रूप से यहाँ पे भ्रूण हत्या का कार्य कर लेते हैं सब। उसके बाद है लैंगिक पूर्वाग्रह का प्रभाव। कन्या भ्रूण हत्या, सबसे पहले तो ये है लैंगिक पूर्वाग्रह के प्रभावों से कन्या भ्रूण हत्या बहुत तेज़ी से हो रहा है। उसके बाद है असंतुलित लिंगानुपात। कन्या भ्रूण हत्या के बढ़ते चलन के कारण धीरे धीरे समाज में स्त्रियों की संख्या कम होने लगी है, जिससे असंतुलित लिंगानुपात हो गया है, यानी कि रेशियो कम होते जा रहा है यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का। उसके बाद है मानसिक कुप्रभाव। हर जगह भेदभाव को सहन कर महिलाएं मानसिक रूप से कुंठित हो जाती हैं, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर इसका कुप्रभाव पड़ता है। मेंटल प्रेशर यहाँ पे डाला जाता है लड़कियों को, महिलाओं पर, जिसके कारण यहाँ पे कुप्रभाव पड़ता है मानसिक पर। उसके बाद है लैंगिक पूर्वाग्रह की समाप्ति के उपाय। किस तरह से हम इसको समाप्त कर सकते हैं, जागरूकता का प्रचार कर सकते हैं। किसी भी तरह की सामाजिक बुराई को दूर करने का एकमात्र उपाय सामान्य
जन में जागरूकता लाना है। इसके लिए सरकार, शिक्षण संस्थान, अखबार, टीवी, रेडियो आदि पर जागरूकता का प्रचार करना होगा। बालिका शिक्षा का प्रचार। लिंग भेद का बहुत बड़ा कारण लड़कियों को का कम शिक्षित होना है। इसलिए बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल, कागज कॉलेज हो जहां आसानी से एवं सुरक्षित रूप से शिक्षा ग्रहण कर सके। तो बालिकाओं को भी शिक्षा देना चाहिए, क्योंकि बोला जाता है कि अगर एक बालक पढ़ता है तो केवल वो व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन जहाँ बालिका पढ़ती है तो वहाँ पे पूरा परिवार पढ़ता है। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं जो महिलाओं की प्रगति में बाधक है, उन्हें समाप्त कर महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। उसके बाद है समानता और समता। हमने पहले भी डिस्कस किया था। महिलाओं को सभी प्रकार के अधिकार पुरुषों के समान मिलने चाहिए और इसके लिए उन्हें विशेषाधिकार भी मिलने चाहिए, जिससे कि वह पुरुषों की बराबरी कर सके। उसके बाद है सुरक्षात्मक वातावरण। महिलाओं के खिलाफ दिन प्रतिदिन अपराध जैसे बलात्कार, एसिड अटैक, अपहरण आदि बढ़ने से माता पिता की लड़कियों को लेकर चिंता बढ़ती रहती है। सुरक्षात्मक वातावरण होने से लड़कियों को न केवल असुरक्षा की भावना नहीं रहेगा। उसके बाद है गलत सामाजिक परंपराओं एवं मान्यताओं की समाप्ति। प्राचीन काल से ही हमारे समाज में कुछ मान्यताओं एवं परंपराओं का पालन किया जा रहा है। इनके पालन के पीछे व्यक्तियों में सामाजिक एवं धार्मिक भय व्याप्त है। इन गलत परंपराओं एवं मान्यताओं को धीरे धीरे समाप्त की आवश्यकता है। तो गलत सामाजिक परंपरा को और मान्यताओं को समाप्त करने का यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हम नहीं इसको समाप्त करेंगे तो आगे जाके बहुत भयानक रूप ले सकता है। उसके बाद है शिक्षा व्यवस्था में सुधार। शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार से सुधार हो जिससे बालिकाओं के लिए समस्याएं कम हो। विद्यालय में लिंग आधारित भेदभाव बिल्कुल खत्म होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे प्रशासनिक प्रयास। लैंगिक विभेद को समाप्त करने में प्रशासनिक प्रयासों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः सरकार के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। उसके बाद है कक्षा में व्यक्ति को पक्षपात का सामना। तो किस तरह से कक्षा में यानी कि क्लासरूम के अंदर पक्षपात को देखने को आपको मिलता है और किस तरह से सामना करने को मिलता है, देखिए लिखा हुआ है। कक्षा में शिक्षक लड़कियों की तुलना में लड़कों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि गणित और विज्ञान विषय की छवि पुरुषोचित विषय की है। अतः शिक्षक लड़कों को गणित एवं विज्ञान को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पुरुषोचित मतलब होता है फ्रेंड्स, पुरुष के लिए ये विषय है, यानी कि इसको सिर्फ पुरुष पढ़ सकते हैं। उसके बाद है शिक्षक कक्षा में लड़कों से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण सवाल पूछते हैं। एक शिक्षक छात्र के मध्य जितनी स्वस्थ अंतःक्रिया होती है उतनी एक छात्रा के साथ नहीं होती है। उसके बाद है शिक्षक संगीत, डांस, पेंटिंग में छात्रों को ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। कक्षा में शिक्षकों के भाषा में भी लैंगिक असमानता या लैंगिक पूर्वाग्रह दिखाई देता है। जैसे यदि एक लड़का कक्षा में रोता है तो सामान्य तौर पर इसे यह कहकर चुप कराया जाता है कि लड़के तो बहादुर होते हैं। उसके बाद है इस पूरा जितना भी हमने लिखा है उसका कुछ निष्कर्ष तो बनता होगा, वो लिखना अनिवार्य है आपको भी। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज में लैंगिक पूर्वाग्रह बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे लड़के के जन्म पर खुशियाँ मनाई जाती है तो वहीं लड़कियों के जन्म होने पर लड़के के लिए प्रयत्न किया जाता है, क्योंकि उनका वंश नहीं आगे बढ़ पाएगा, लड़का नहीं होगा। तो इस तरह की जो मान्यताएं हैं वही सब यहाँ पे हमको रोकना है। तो यही सब है कंक्लूजन फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।